एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ देखो मदिरालय में, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। तो आज जो हमारी शुरुआत है आदिकाल हम पढ़ रहे हैं बराबर। आप लोग पता होना चाहिए कि आदिकाल हम लोग पढ़ रहे हैं और आदिकाल में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार थोड़ा फिर से देख लेते हैं। क्या पढ़ चुके हैं आपको पता होना चाहिए कि अपभ्रंश साहित्य पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? अपभ्रंश पढ़ चुके हैं। दूसरा टॉपिक कौन सा है भैया? सिद्ध पढ़ चुके हैं। तीसरा क्या है? नाथ भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये सारे इनके वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप मेरे जब चैनल पे जाएंगे, अपभ्रंश, सिद्ध, नाथ और जैन भी हम कल पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? जैन साहित्य। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक वो कौन कौन सा है वो देख लीजिए। आज जो हम रासो साहित्य और लौकिक और जो आदिकाल में थोड़ा गद्य साहित्य भी लिखा है उसको पूरा पढ़ाएंगे। कौन कौन सा है भैया? एक तो क्या होगा? रासो साहित्य, ठीक है। और क्या होगा? लौकिक, थोड़ा है, ज़्यादा है ही नहीं, 2-3 रचनाएं हैं। लौकिक साहित्य और तीसरा एक गद्य जो कि आदिकाल में थोड़ा मिलता है, ठीक है। ये टॉपिक होंगे हमारे रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। रासो साहित्य, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक है भैया? रासो, लौकिक और गद्य साहित्य। चलो थोड़ी सी इनके भी बेसिक जानकारी लेते हैं कि देखो भाई, इसके बारे में जो रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, उनका जो इतिहास है आपको पता होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने जो रासो साहित्य है वो किसके अंतर्गत रखा है? अभी हम पहले रासो साहित्य पढ़ेंगे, लौकिक हटा देते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो रासो साहित्य, ठीक है, रासो साहित्य के बारे में पहले पढ़ेंगे। रासो साहित्य के आदिकाल में जो रासो साहित्य था वो क्या था, ठीक है। रासो साहित्य तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो हिंदी साहित्य के इतिहास में है उसमें समय रखा है, वीर गाथा काल के अंतर्गत रखा है। किसके अंतर्गत रखा भैया? वीर गाथा, आप लोग तो पढ़े होंगे। वीर गाथा काल के अंतर्गत इसको स्थान दिया है रासो साहित्य को। किसके अंतर्गत दिया है स्थान? वीर गाथा काल, ठीक है। किसके अंतर्गत दिया भैया? वीर गाथा काल के अंतर्गत स्थान दिया है। और दूसरी बात, इसमें देखो, इसमें 2 रूप मिलते हैं। इसमें जो है भैया 2 रूप मिलते हैं। 2 रूप, ये हमेशा इसमें 2 रूप मिलते हैं। 2 रूप मतलब कौन कौन से? एक तो प्रबंध रूप में मिलेगा आपको। किसमें? प्रबंध रूप में। और दूसरा किसमें मिलेगा? वीर गीत के रूप में। किसमें मिलेगा भैया? वीर गीत के रूप में, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, कौन कौन से प्रबंध में है? याद रखना कि जो एक रचना है खुमार रासो, अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो खुमार रासो है वो आपको प्रबंध के रूप में मिलेगी। किसमें? प्रबंध के रूप में मिलेगी, ठीक है। और जो रचना है कौन सी आपकी? बीसल देवरासो। कौन सी रचना है भैया? बीसल देवरासो। कौन सी? बीसल देवरासो। बीसल देव जो रासो है वो आपको वीर गीत के रूप में मिलेगी। अभी हम आगे हालांकि सारे सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बेसिक जानकारी दे रहे हैं कि रासो साहित्य के जो रासो साहित्य है वो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के जो नाम दिया है वीर गाथा काल, उसके अंतर्गत रासो साहित्य रखा है, ठीक है। इसमें 2 रूप प्राय मिलते हैं। कौन कौन से? एक प्रबंध रूप और एक वीर गीत रूप, ठीक है। जो खुमार रासो है ये प्रबंध में है और बीसल देव रासो वीर गीत में है। बाकी सबकी चर्चा करेंगे बारी बारी से, ठीक है। अभी बस इतनी ही जानकारी थी। आगे देखो क्या होता है। आगे देखो क्या है। एक बात थोड़ा देख लें कि रासो साहित्य, जो रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो थोड़ा किस प्रकार से हुई है, किस विद्वान ने क्या उसकी उत्पत्ति मानी है। वेरी इंपॉर्टेंट है उत्पत्ति उसकी, वेरी इंपॉर्टेंट है। रासो साहित्य की जो उत्पत्ति है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए आप टॉपिक कि रासो शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। रासो शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की जो उत्पत्ति है किसने क्या मानी है, ठीक है। तो देखो एक शब्द आता है रासो,
ठीक है, एक शब्द ही है आपका कौन सा, रासो। तो रासो शब्द किसने माना है, ठीक है, रासो या राजसूई है, रासो भी माना है, ठीक है। सबसे पहले राजसूई लिखो, क्रम से लिखें ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। राजसूई, देखो राजसूई, ठीक है, इसको किसने माना है भाई, मतलब कहने का अर्थ है कि राजसूई से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये बात कही है किसने, गारसादा तासी ने। किसने कहा है भैया, गारसादा तासी ने। किसने कहा है भैया, गारसादा तासी ने। राजसूई शब्द से किसने माना है, गारसादा तासी ने। और एक शब्द आता है कौन, राजयश। कौन सा शब्द है भैया, राजयश, अभी हम बताएंगे सबके बारे में। राजयश, राजयश से किसने माना है, हरप्रसाद शास्त्री ने। किसने माना है भैया, हरप्रसाद शास्त्री ने। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री पूरा नाम है इनका, हरप्रसाद शास्त्री ने। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है। राजसूय से गारसादा तासी ने, राजयश से हरप्रसाद शास्त्री ने, ठीक है। और सबसे जो बहुत बार पूछा जा चुका शब्द है वो है कौन सा, रसायन। रसायन से शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है, तो किसने मानी है, बाबा रामचंद्र शुक्ल ने। किसने मानी है भैया, रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने। और अगर सिर्फ शब्द आपके सामने आ जाए रास, रास से किसने मानी है, आपको पता होना चाहिए किसने मानी भैया, नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने मानी भैया, नंद दुलारे वाजपेयी ने। आगे लिख लेना, ठीक है। राजसूय शब्द गारसादा तासी, राजयश से हरप्रसाद शास्त्री, ठीक है। रसायन से रामचंद्र शुक्ल, रास से किसको, नंदुलारे वाजपेयी। और आगे हैं अब जो आपका नाम आता है रासक। रासक से किसने माना है, आपको पता होना चाहिए कौन व्यक्ति है, HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और एक शब्द और है आपका रासो, ठीक है, कौन सा, रासो। कौन सा शब्द है, रासो। तो रासो से किसने माना है भैया, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने माना है भैया, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। 60 बातों में लिखो। तो देखो राजसूय शब्द किसने माना है, गारसादा तासी ने। राजसूय से रासो की उत्पत्ति किसने माना, गारसादा तासी ने। किसने माना है, गारसादा तासी ने। गारसादा तासी ने। एक बात आपको मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, देखो ट्रिक जहाँ से निकलती बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए एक शब्द यहाँ पे आता है कौन सा, सुई। आप जानते होंगे सुई के बारे में, तो आपने नाम सुना ही होगा, अच्छा सुना होगा। एक बार की बात है कि एक लड़के ने क्या खेल रहा था, ताश खेल रहा था। ताश जानते हो आप क्या होता है, ताश, ताश गड्डी, ठीक है। तो गड्डी यानी ताश खेल रहा था, उसकी मम्मी आई तो क्या, कुछ पाया नहीं मारने के लिए, तो क्या लगा दिया उन्होंने, सुई लगा दी। ताश की वजह से सुई लगा दी। तो याद रखना राजसूय शब्द किसने दिया था, गारसादा तासी ने। किसने दिया था भैया, गारसादा तासी ने। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा राज हो और मुझे भी यश मिले, मुझे भी क्या हो, यश की प्राप्ति हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी एक दिन राज करूंगा और क्या होगा, मेरा भी यश होगा। आपको भी भाई नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं, हर लड़का चाहता है कि भैया मेरा नेट हो जाए तो मैं भी जाके एक दिन क्या है, यश कमाऊं, पैसा कमाऊं, नाम कमाऊं, ठीक है, और फिर जाके राज करूं। तो याद रखना राज यश शब्द किसने दिया था, हरप्रसाद शास्त्री ने। किसने दिया था, हरप्रसाद शास्त्री ने। दूसरी बात आ जाओ रसायन शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट, रसायन। अब रसायन क्या है, रामचंद्र शुक्ल। देखो आगे लिख लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रामचंद्र शुक्ल, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, रामचंद्र शुक्ल ने। अब ये मत सोचना हमने पीछे लिख दिया, वैसे हम पूरा नाम लिखने वाले थे नहीं, तो हम खैर पूरा लिख देते हैं क्योंकि हमको ट्रिक थोड़ी तुम लोगों को बतानी है, ठीक है। यहाँ से लिख लो रामचंद्र शुक्ल ने। देखो आपको पता होना चाहिए कि रसायन से याद करो रामायण, क्या रामायण आपको पता होना चाहिए। और रामायण में कौन था, राम थे। कौन थे भैया, राम थे। रामायण में कौन थे, राम थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है, रसायन। और रास शब्द किसने प्रयोग किया है, नंद दुलारे वाजपेयी। और आपको पता होना चाहिए नंद के दुलारे कौन थे, कान्हा। नंद के दुलारे कौन थे भैया, कान्हा। और कान्हा ने जितना रास किया है, जितनी रास लीला खेली है, किसी ने नहीं खेली होगी। तो रास लीला सबसे ज्यादा किसने खेली है, नंद के दुलारे कान्हा यानी कृष्ण कन्हैया। तो रास शब्द किसने प्रयोग किया है, नंद दुलारे वाजपेयी, रासो शब्द की उत्पत्ति के लिए। याद रखना रासो शब्द की।
फिर आती है रासक, ठीक है। तो रासक किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। और रासव शब्द किसने दिया है भैया? रासव तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रासव शब्द रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो इतने नाम दिए हैं। राजसूय पूछ ले गारसा दत्तासी, राजयश पूछ ले हरप्रसाद शास्त्री, रासौ शब्द पूछ ले कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रासक पूछ ले तो कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रसायन पूछ ले रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और कौन बच गया? ठीक है, रास हो गया नंदुलारे वाजपेयी। तो ये याद रखना इतना, ठीक है। अब कुछ रासो ग्रंथ हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम रासो ग्रंथ देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। रासो ग्रंथ देखो, सबसे पहले आप नाम यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, थोड़ा हम क्रम से लिखेंगे, क्रम से। एक रचना है, आपको पता होना चाहिए, खुमाड़ रासो, खुमाड़ रासो, ठीक है, खुमाड़ रासो। उसके बाद लिख लें आप यहाँ पे विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, ठीक है, विजयपाल रासो। एक खुमाड़ रासो हो गई, विजयपाल रासो हो गई, फिर कौन सी हो गई? बीसल देव रासो। कौन सी हो गई भैया? बीसल देव रासो, ठीक है। बीसल देव रासो के बाद कौन सी हो गई भैया? परमाल रासो। कौन सी हो गई भैया? परमाल रासो। ये हम क्रम से इसलिए लगा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। परमाल रासो के बाद कौन सी हो गई? आपको पता होना चाहिए, कौन सी? पृथ्वीराज रासो। कौन सी हो गई भैया? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और फिर पृथ्वीराज रासो के बाद कौन सी रचना होगी? आपको पता होना चाहिए, जयचंद, जयचंद प्रकाश। कौन सी हो गई भैया? जयचंद प्रकाश। उसके बाद कौन सी रचना हो गई आपकी? जयचंद प्रकाश के पास जस मयंक जस चंद्रिका, जस मयंक, ठीक है, जस चंद्रिका, जस मयंक जस चंद्रिका। और इसके बाद कौन सी हो गई भैया? आपको पता होना चाहिए, हम्मीर रासो। कौन सी रचना हो गई भैया? हम्मीर रासो। कौन सी हो गई भैया? हम्मीर रासो। इसके बाद कौन सी रचना हो गई भैया? आपको रणमल छंद। कौन सी हो गई भैया? रणमल छंद, रणमल छंद, ठीक है। तो ये कुछ रचनाएं हैं, इनकी इंपॉर्टेंट हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं अभी। इनके लिए हमने बहुत अच्छी एक ट्रिक बनाई है, आपको पसंद आएगी मुझे लगता है, ठीक है। देखो, खुमाड़ रासो का समय क्या है? आपको पता होना चाहिए, इस समय इसका क्या है? 9वीं सदी। कौन सा है भैया? 9वीं सदी। और विजयपाल रासो का समय क्या है भैया? 11वीं सदी। कौन सा है समय भैया? और बीसल देव रासो तो 1212 में भी मिलती है, याद रखना। 1272 जेठपदी कैसे पंक्ति, 1272 ऐसे करके पंक्ति है, तो याद रखना उसी से निकाला गया है। 1212 रामचंद्र शुक्ल ने दिया, ठीक है। अच्छा, परमाल रासो का समय क्या है? 1230। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी समय नहीं याद हो तो इनको ऐसे ही क्रम से हम याद करा देंगे। 1230। पृथ्वीराज रासो का समय क्या है भैया? पृथ्वीराज रासो का 12वीं है। कौन सा है भैया? 12वीं ही है, ठीक है। अच्छा, जयचंद प्रकाश क्या है? 1224 है। कौन, कितना समय भैया? 1224। जस मयंक जस चंद्रिका समय क्या है भैया? 1243 है। 1243 इसका समय, 1200, ये सब ईस्वी में है, ठीक है, 1243। हम्मीर रासो का जो समय है वो 14वीं में से है। कितना है? 14वीं। और रणमल छंद भी 1454, 1454 इंपॉर्टेंट है। अब इनके थोड़ा हम रचना काल लिख देते ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो, खुमाड़ रासो किसने लिखा है भैया? आपको पता होना चाहिए, दलपति विजय ने लिखा है। आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है भैया? दलपति विजय ने लिखा है, ठीक है। विजयपाल, विजयपाल रासो किसने लिखा है भैया? विजयपाल रासो किसने लिखा है भैया? आपको पता होना चाहिए, किसने लिखा है? नल सिंह भाट ने लिखा है, नल सिंह भाट ने, ठीक है, नल सिंह भाट ने, ठीक है। ये विजयपाल रासो। बीसल देव रासो आपको पता होना चाहिए, कौन लिखा है भैया? नरपति नाल ने लिखा है। किसने लिखा है भैया? नरपति नाल ने लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट, बीसल देव रासो हो गई। परमाल रासो किसने लिखा है? आपको पता होना चाहिए, किसने लिखा है भैया? जगनिक ने लिखा है। किसने लिखा है भैया? जगनिक ने। पृथ्वीराज रासो तो कोई बंदा ऐसा होगा नहीं जो ना जानता हो। किसने लिखा है? चंद बरदाई ने। हम खुद ही भूल के लग रहा। किसने लिखा है भैया? चंद बरदाई ने। किसने लिखा भैया? चंद बरदाई ने लिखा। चंद बरदाई ने, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जयप्रकाश जो है, जयचंद प्रकाश किसने लिखा भैया? भट्ट केदार ने लिखा है। किसने लिखा है? भट्ट केदार ने। किसने लिखा है भैया? भट्ट केदार ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। फिर जस मयंक जस चंद्रिका किसने लिखा है भैया? मधुकर ने लिखा है।
किसने लिखा है भैया? मधुकर ने। ठीक है, किसने लिखा है भैया? मधुकर ने। हमीर रासो किसने लिखा है? आपको पता होना चाहिए, किसने लिखा है भैया? सारंगधर ने। किसने लिखा है भैया? सारंगधर ने। और अणमल छंद किसने लिखा है? तो श्रीधर ने लिखा है। किसने लिखा है भैया? श्रीधर ने। किसने लिखा है भैया? श्रीधर। ये हमारे कुछ रासो ग्रंथ हुए। कौन कौन से? खुमार रासो, नवीं शताब्दी। ठीक है, रचनाकार कौन से हो गए? कौन से हो गए भैया? दलपति विजय। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, ठीक है, इनको याद कैसे हो? ठीक है, तो अभी कुंभ का मेला चल रहा है, आप लोग शायद भूल के होंगे, तो खूब दल बल के साथ जा रहे हैं मेले में। आपको पता होना चाहिए कि मेले में सब जा तो रहे हैं, खूब दल बल के साथ जा रहे हैं, खूब दल बल, बिल्कुल समूह के साथ जा रहे हैं। तो खूब दल बल के साथ जा रहे हैं भैया, खूब दल बल के साथ। खूब थोड़ा बना लेना अपने आप से, खूब यानी हमने खुमार रसो कर दिया उसको, तो खूब दल बल के साथ जा रहे हैं कहाँ? महाकुंभ मेला में। और आपको पता है कि वो जो मेला गए हैं ना, तो जो गए हैं दल बल के साथ, वो कम से कम एक लोग नहीं थे उनमें, कितने लोग थे? 9 लोग थे। 9 लोगों ने मिलके फिर दल बल के साथ कहाँ गए हैं? जो है कहाँ गए हैं? महाकुंभ में। ठीक है, तो खूब दल बल के साथ 9 लोगों ने मिलके गए हैं। ठीक है, विजयपाल रासो का समय क्या है भैया? 11वीं शताब्दी। किसने लिखा है? नल सिंह भाट ने। किसने लिखा है भैया? नल सिंह भाट ने। किसने लिखा भैया? नल सिंह भाट ने। किसने लिखा भैया? नल सिंह भाट ने। किसने लिखा भैया? नल सिंह भाट ने। आप शायद, अब तो खैर आप इस जमाने के हैं, हालांकि हम भी यही हैं, पर पहले जब गांव में मोटर नहीं हुआ करती थी, आपको पता होना चाहिए, जब मोटर यानी पानी वाली मोटर, जब मोटर नहीं हुआ करती थी पानी वाली, तो जब जो घर में जैसे मम्मी ही हो गई बर्तन धुलने वाली, ठीक, जैसे जब बर्तन धुलती थी पानी से, उसे नल से, ये चलाने वाले नल से, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम जैसे बोल दिया उन्होंने कि भैया आके थोड़ा नल चला दो, हमको बर्तन धुलने हैं, तो हमने कहा ठीक है। तो पूरा दिन क्या करते थे हम? नल चलाते थे। क्या करते थे? नल चलाते थे। तो कहते थे कि बेटा नल चलाए जाओ, एक दिन तुम्हारी भी विजय होगी। नल चलाए जो है चलाओ बराबर, तुम्हारी भी एक दिन विजय होगी। तो विजयपाल रासो किसने लिखी है? नल सिंह भाट ने। आपको लगता होगा, मैं एक बात आपको बता देता हूँ यहाँ पे, आपको लगता होगा कि हर रचना में ट्रिक निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, बिल्कुल मैं जानता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इस बात का मुझे बहुत अच्छा गर्व भी है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। मगर शायद आप एक बात भूल गए हैं यहाँ पे, कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, तब वहाँ पर आपको रचनाएं कितनी याद रहती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे ये जो रचना होती है ना, ये कहीं ना कहीं ट्रिक से जोड़ी जाती हैं, तब जाके वो रचना अच्छे से समझ में आती। हम इस बार के बहुत प्रत्यक्ष, हमने 2 बार एग्जाम दिया है, ठीक है, नेट जेआरएफ का। और जो है, हालांकि पहली बार में तो नहीं हुआ था, दूसरी बार में हुआ था दिसंबर में। ठीक है, और इस बार भी मेरा हो जाएगा। फिलहाल अच्छे नंबर हैं, मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा जब रिजल्ट आएगा। तो आप समझ लो कि अभी इस बार के एग्जाम में आदिकाल की रचनाएं पूछी गई थी। ठीक है, आदिकाल की रचनाएं पूछी गई थी, और कोई रचना जो आपको जैन साहित्य आपको पढ़ा चुके हैं वही रचनाएं। ठीक है, सोच के देखो कि बहुत लोगों ने गलत कर दिया होगा, क्योंकि अब ऐसे कुछ क्रम से बता ही रहा था, वो पूछ रहा था, पर जिसने थोड़ा बहुत ट्रिक व्रिक के साथ याद किया होगा उसकी रचनाएं अच्छी याद रहती है वहाँ पे। तो मैं जरूर इस टाइम मत सोचो, जरूरी ये है कि आपको एग्जाम हॉल में वो रचना याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी। ठीक, तो उसके लिए कोई ना कोई शब्द से अगर लिंक रखोगे तो वहाँ आसानी से आप कर पाओगे। तो याद रखना, तो विजयपाल रासो, आपको पता है कि मम्मी ने नल चलाने के लिए कहा था, और कहा था कि बढ़िया चलाओ बेटा, आपकी भी एक दिन विजय होगी। तो आपकी भी एक दिन विजय हो जाएगी, याद रखना। तो विजयपाल रासो किसने लिखा है? नल सिंह भाट ने। बीसल देव रासो इंपॉर्टेंट है। बीसल देव रासो किसने लिखा है? 1212 में लिखा है। किसने लिखा है? 1212 में। समय क्या है भैया इसका? 1212। किसने लिखा है? नरपति नाल ने। आपको यहाँ से ऐसे याद रखना है, 20 नर हैं। कितने? 20 नर, ज्यादा नहीं, 20 नर। कितने नर मतलब व्यक्ति? तो 20 नर। तो याद रखना, बीसल देव रासो ने क्या, कौन सी रचना लिखी है? नरपति नाल ने। किसने लिखी है? नरपति नाल ने। किसने लिखी है भैया? नरपति नाल ने।
परमाल रासो इंपॉर्टेंट है। परमाल रासो किसने लिखा है? 1230। समय क्या है इसका? 1230। समय क्या है भैया? 1230। देखो कुमार रासो का समय 9वीं शताब्दी में, ठीक है। विजयपाल रासो का समय 11वीं शताब्दी में, बीसलदेव का 1212, परमाल रासो का 1230 और पृथ्वीराज रासो का 12वीं शताब्दी। ये तो बात की बात है। तो परमाल रासो का समय क्या है? 1230। ऐसे याद रखना। ऐसे कैसे? कि देखना जग पर, किस पे? जग पर, जग पर, जग पर, जग पर। तो पर से परमाल रासो, जग से जगनिक, जग पर, ठीक है। जगनिक, ठीक है, जगनिक। ऐसे बना सकते हो, जागा तो था पर फिर सो गया। जागा तो था पर फिर सो गया। पूछने लगा कोई कि क्या उस जो है जाग गया? हाँ, जागा तो था फिर सो गया, यानी पर सो गया। जागा तो था पर सो गया, जागा तो था पर सो गया। तो जगनिक ने कौन सी लिखी है? परमाल रासो ने। किसने लिखी है भैया? परमाल रासो ने। कौन सी रचना लिखी है? परमाल रासो। किसने लिखा है भैया? जगनिक ने लिखा है। किसने लिखा है भैया? जगनिक। समय क्या है? 1230। पृथ्वीराज रासो तो खैर कोई लोग नहीं बोलते हैं, किसकी है? चंद्रबरदाई की है। किसकी है भैया? चंद्रबरदाई की, 12वीं शताब्दी में। जयचंद प्रकाश और जसमेंग चंद्रिका में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। जयचंद प्रकाश और क्या है? जयचंद प्रकाश और क्या नाम है? भट्ट, जसमेंग जस चंद्रिका बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ हम एक आपको ट्रिक बताते हैं, बहुत अच्छी, जो हमारे काम में भी आई है। आप यहाँ से शब्द केदार को हटा दें 1 मिनट के लिए। केदार अलग लिखा है, आपको पता होना चाहिए क्या है। अलग लिखा है, देखो अलग, केदार अलग है शब्द, तो केदार को हटा दो। यहाँ भट्ट शब्द रखो। इसमें देखो अक्षर कितने हैं? 1 2 3। कितने अक्षर हैं? 3। 1 मिनट। यहाँ पे देखो जयचंद प्रकाश में देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। कितने हैं? जो है 7 अक्षर। आपको पता होना चाहिए जो नाम में कितने वर्ण हैं? 3। तो 3 से दूना ही वर्ण होने चाहिए। 3 से दूना कितने होने चाहिए? 3 से दूने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 7 वर्ण है। वर्ण गिन लेना, आपको आपका काम हो जाएगा। बस याद रखना कि केदार शब्द को हमको याद नहीं रखना है, या पूरा अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो ये भी रख लो, भट्ट केदार। तो 3 और 3 6, तो 6 क्या है? बहुत अच्छा बन गया। देखो 6 नाम में वर्ण है और 7 रचना में वर्ण है, 7 रचना में। तो याद रखना, इससे कंफ्यूज नहीं होगे। आप नाम गिनना, अक्षर गिनना, वर्ण गिनना, भाई इसमें कितने आ रहे हैं वर्ण? कितने वर्ण आ रहे हैं? 6। तो इसकी रचना में 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखो गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ पे 10 हैं, ठीक है। इसीलिए आप बस कंफ्यूज, बाकी ये अगर एक याद आ गए तो दूसरी ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है। कि भट्ट केदार की रचना, यानी 6 है यहाँ पे वर्ण, तो यहाँ पे 7 होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। 6 7 का ही रेशियो रहेगा। तो भट्ट केदार की रचना कौन सी है? जयचंद प्रकाश, ठीक है। मधुकर की अगर याद करना है तो आपका पता होना, देखो ऐसे भी याद कर लो कि देखो रचनाकार का नाम बड़ा हो गया तो रचना छोटी होगी, अगर रचनाकार का नाम छोटा होगा तो उसकी रचना बड़ी होगी। ऐसे याद बना लो, जैसे बन जाए आपका। देखो ये नाम बड़ा है भट्ट केदार, इसकी रचना छोटी है, इनसे तो छोटी ही है, ठीक। जयचंद प्रकाश, ये देखो नाम कितना 4 वर्ण का है, अब पर इसका जो इसकी रचना कितनी बड़ी है? देखो कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, ठीक है। कम से कम 2.5 गुना का जो अंतर है। तो इस प्रकार से भी याद रखो। हम जानते हैं आपको याद होगी, पर कंफ्यूजन होती है एग्जाम के हॉल में, मैं इसीलिए आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने अप्लाई किया, हमारा सही हो गया, इसीलिए मैं आपको बताते हैं, ठीक है। कि अब वैसे आप याद करोगे तो याद नहीं होगा, हमको मालूम है कि एक ना एक दिन कंफ्यूजन में जरूर आ जाओगे कि जयचंद प्रकाश अब मधुकर की थी कि भट्ट केदार की थी तो किसी की, पर किसकी थी ये नहीं याद आ रहा, क्या करूं, अरे कैसे याद करूंगा। तब मेरी वहां पे ट्रिक काम आएगी आपके, कि सर ने बताया था कि जिसका नाम बड़ा उसकी रचना छोटी, और जिसका नाम छोटा उसकी रचना बड़ी। जिसका नाम बड़ा है उसकी रचना छोटी, और जिसका नाम छोटा है उसकी रचना बड़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा बन गया। तो मधुकर की रचना कौन सी है? जसमेंग जयचंद्रिका। हमीर रासो किसकी है? सारंगधर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सारंगधर। ऐसे
चलो ठीक है। हमीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर की। किसकी है? सारंगधर की। रणमल छंद किसकी है? श्रीधर की। किसकी है? रणमल छंद श्रीधर की। आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन की कहानी पता है? अलाउद्दीन नहीं, गोरा बादल की कथा। कौन सी? गोरा बादल की कथा आपको याद होना चाहिए कि जब राजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में होते हैं तो गोरा बादल जाते हैं छुड़ाने के लिए। तो राजा रतन सिंह तो वहां से चले आते हैं, पर गोरा बादल लड़ते हैं। और कब तक लड़ते हैं? उनका सर अलग हो जाता है पर धर रण में अड़ा रहता है। उनका जो है क्या होता है? सर तो अलग हो जाता है पर धर हमेशा रण से जो है धर हमेशा रण में जो है रण में खड़ा रहता है, रणभूमि में लड़ा करते हैं। तो याद रखना, धर रण। कहाँ? धर कहाँ अलग होते हैं? रण में। कहाँ होते हैं? रण में। वेरी सिंपल, सब रचना याद हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत। तो खुमार रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो जगनेक, बीसलदेव रासो नरपति नाल, परमाल रासो जगनेक, पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रवरदाई, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जसमेंग जस चंद्रिका किसकी हो गई? मधुकर की, हमीर रासो सारंगधर रणमल चंद श्रीधर की। किसकी हो गई? जो है किसकी हो गई? रणमल चंद। अब बात आती है कि बाई चांस आपको सन नहीं याद है और ये रचना आपको क्रम में लगाने आ जाए तो आप क्या करोगे? मैं बताता हूं। इसके लिए मेरे पास ट्रिक है बहुत अच्छी। याद रखना कि भैया आपकी खूब विजय हुई 20 सालों में, आपकी खूब विजय हुई 20 सालों में, पर पृथ्वी पर जो जय होगी वो हमारी वजह से होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे लिख लो कहीं साइड में कि भैया आपकी खूब विजय हुई, आपकी खूब विजय हुई 20 सालों में, आपकी खूब विजय हुई इन 20 सालों में, पर पृथ्वी पर जब भी आपकी जय होगी, पृथ्वी पर जब भी आपकी जय होगी तो हमारी वजह से होगी। किसकी होगी? हमारी वजह से होगी। ठीक है, किसकी वजह से होगी? हमारी वजह से होगी। ऐसे आप बना सकते हो कि पृथ्वी पर खूब विजय होगी, खूब विजय हुई इन 20 सालों में, पर पृथ्वी पर जब भी जय होगी हमारी वजह से होगी। ठीक है, आपकी खूब विजय हुई 20 सालों में, पर पृथ्वी पर जब भी विजय जो है जय होगी हमारी वजह से होगी। बस यही ट्रिक याद रखना कि पृथ्वी पर देखो खूब विजय हुई आपकी 20 सालों में, आपकी खूब विजय हुई 20 सालों में, पर पृथ्वी पर जब भी जय होगी, जय जयकार आपकी होगी, वो हमारी वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? हमारी वजह से होगी। तो ये रही आपके रचना के जो है रासो साहित्य। तो देखो, खुमार रासो 9वीं शताब्दी, विजयपाल रासो 11वीं शताब्दी, बीसलदेव रासो 1212, परमाल रासो 1230, पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी। ठीक है, जयचंद प्रकाश 1224। ठीक है, जसमंग जस चंद्रिका 1243 और हमीर रासो 14वीं शताब्दी में, रणमल चंद 1454। ठीक है, अब हम एक एक रचना के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम एक एक रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली रचना लिख लीजिए आप ऊपर, खुमार रासो। कौन सी रचना लिखना है आपको? खुमार रासो। कौन सी रचना लिखी है भैया? खुमार रासो। देखो, खुमार रासो के बारे में थोड़ा जानकारी देखो। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए लिखा किसने है, तो दलपति विजय ने लिखी है। किसने लिखी है भैया? दलपति विजय ने लिखी है। ठीक है, इसका समय क्या है भैया? समय इसका क्या है आपको पता होना चाहिए। समय इसका हमने अभी बताया है, कितना था? 9वीं सदी में। कैसा कितना समय था भैया? 9वीं सदी में। ठीक है, दूसरी बात, ये कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। याद रखना, ये कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। अभी हमने बताया है आपको कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। इसमें टोटल 5000 छंद हैं। याद रखना, कितने छंद हैं इसमें? 5000 छंद हैं। दलपति विजय ने लिखा है, समय क्या है? 9वीं शताब्दी में। ठीक है, छंद कितने हैं? 5000 हैं। दूसरी बात, इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। इसकी भाषा कैसी है भैया? राजस्थानी। इसकी भाषा कैसी है? राजस्थानी। इसकी भाषा कैसी है भैया? राजस्थानी भाषा है। और प्रबंध वीर गीत भी लिख सकते हैं। और गीत ये कैसा है? वीर गीत है। कैसा है भैया? वीर। ठीक है, कैसा है भैया? वीर गीत है। कैसा है भैया? वीर गीत है। कैसा है भैया? वीर गीत है। कैसा है भैया? वीर गीत, राजस्थानी वीर गीत। ठीक है, अच्छा, इसमें वर्णन देखो क्या है?
चित्तौड़ नरेश जो है, चित्तौड़ नरेश खुमाण की वीरता का वर्णन है। याद रखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इसमें चित्तौड़ के नरेश थे खुमाण। कौन थे? राजा खुमाण की वीरता का वर्णन है। राजा खुमाण की वीरता का वर्णन है। किसका है? वीरता का वर्णन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ के जो नरेश थे कौन? खुमाण की वीरता का वर्णन है। और याद रखना कि इसमें बगदाद के खलीफा अलमामू से युद्ध किया था। ठीक है, नरेश खुमाण ने किसके साथ युद्ध किया था? बगदाद के खलीफा थे कौन? खलीफा थे बगदाद के जो खलीफा थे कौन? अलमामू। बगदाद के खलीफा थे कौन भैया? अलमामू। ठीक है, अलमामू बगदाद के खलीफा थे। अलमामू से युद्ध जो है से युद्ध हुआ था। याद रखना, से युद्ध हुआ था। ठीक है, से युद्ध हुआ था, पर विजय भी हो गई थी। किसकी? खुमाण की, राजा खुमाण की। तो चित्तौड़ के नरेश थे कौन? खुमाण की वीरता का वर्णन है भैया। बगदाद के खलीफा अलमामू से युद्ध हुआ था। और दूसरी बात इसमें याद रखना, महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन भी है। याद रखना, थोड़ा वर्णन और लिख लें इसमें थोड़ा, कि इसमें महाराणा प्रताप तो जानते होंगे, महाराणा प्रताप बहुत लोगों ने देखा होगा। महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन है। ठीक है, का वर्णन है, इंपॉर्टेंट है। याद रखना, महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन है। ठीक है, राज सिंह का वर्णन है, इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो, एक कथन है, वो हम बाद में लिखाएंगे। इसके बाद में याद रखना कि खुमाण रासो जो रचना है, खुमाण रासो लिखा किसने था? दलपति विजय ने। समय क्या है भैया? 9वीं शती में। कैसा है काव्य? प्रबंध काव्य इसकी शैली। ठीक है, छंद कितना है इसमें? 5000 छंद हैं। राजस्थानी वीर गीत है भाषा। चित्तौड़ के नरेश खुमाण की वीरता का वर्णन है। बगदाद के खलीफा अलमामू से युद्ध किया था। और महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी इसी रचना में वर्णन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कथन कहा है, तो अच्छा कथन है, लिख लेते तो ज़्यादा बेहतर था। नहीं लिखोगे तो तब भी चल जाएगा आपका। ठीक है, अच्छी बात रहेगी, सारा मटेरियल आपके पास होगा। नोट्स आप लोग जरूर बनाते रहेंगे, आपने नहीं बनाया तो जानेंगे दिक्कत हो जाएगी। याद रखना, रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है इनके बारे में। शुक्ल का कथन देखो क्या है। शुक्ल का कथन कुछ इस प्रकार से है। कथन है कि शिव सिंह सरोज के कथा अनुसार एक अज्ञात नाम भाट, ठीक है, शिव ब्लैक से ही लिखते हैं, नहीं अच्छा लगता है इससे, कि शिव सिंह सरोज के कथा अनुसार, शिव सिंह सरोज के कथा अनुसार, शिव सिंह सरोज के कथा अनुसार एक अज्ञात नामा भट्ट ने रचा था। कथा अनुसार एक अज्ञात नामा भट्ट है, नामा भाट है, नामा भाट ने रचा था। नामा भाट ने रचा था। ये शिव सिंह सरोज में बात हुई है। रामचंद्र शुक्ल अपनी किताब में इनका जिक्र करते हैं, रचा है, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक को जो है खुमार तक के युद्ध का वर्णन था। याद रखना, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर ठीक है खुमान तक के युद्धों का वर्णन है। याद रखना, खुमान वही है, खुमान, ठीक है, खुमान तक के युद्धों का वर्णन, ठीक है, युद्धों का वर्णन था।
ये कौन रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि शिव सिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने रचा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। या नहीं कहा जा सकता कि, वेरी इंपॉर्टेंट, या नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था। ठीक है, याद रखना कि या नहीं कहा जा सकता, या नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय, ठीक है, दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता है। ठीक है, दलपति विजय असली खुमार रासो का रचयिता है। ठीक है, खुमार रासो का रचयिता है। ठीक है, रचयिता है। ठीक है, खुमार रासो असली उनका रचयिता था। ठीक है, बस तो ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है कि शिव सिंह सरोज के कथा अनुसार, ठीक, एक अज्ञात नामा भाट, ठीक है, नामा भाट ने रचा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। या नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता है। ठीक है, उसके बस इतना कथन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग बराबर लिखते रहें, अगर लिख नहीं रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखो हम सारा कुछ लिख रहे हैं बोर्ड पे, तो आप भी थोड़ा लिखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, और जब हमको अच्छा लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब आपको अच्छा लगेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ज़ियारत हो गया है। ठीक है, अगली रचना हमारी आती है कौन सी? विजयपाल रासो। कौन सी रचना है भैया? विजयपाल रासो। इंपॉर्टेंट है। कौन सी रचना है भैया? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो इंपॉर्टेंट है। विजयपाल रासो आपको पता होना चाहिए कि इनके रचनाकार कौन है। आपको पता होना चाहिए कौन थे। नल सिंह हमने पढ़ाया था अभी आपको। नल सिंह, इतनी जल्दी कैसे भूल गए भैया? नल सिंह भाट पूरा नाम था, नल सिंह भाट। समय क्या था भैया विजयपाल रासो का? आपको पता होना चाहिए इसका समय क्या था भैया। इसका समय आप भूल गए तो हम क्या करें? समय था भैया 11वीं। क्या था भैया? 11वीं शताब्दी में। वेरी इंपॉर्टेंट है, 11वीं शताब्दी में। ठीक है, ये कैसा है भैया? वीर गीत है। कैसा है भैया? ये वीर गीत है। कैसा है भैया? वीर गीत है। ठीक है, और याद रखना ये अनुपलब्ध है। ठीक है, अनुपलब्ध है। ठीक है, अनुपलब्ध है। ठीक है, अनुपलब्ध है मतलब नहीं मिली है, अनुपलब्ध, याद रखना अनुपलब्ध है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो ये है नल सिंह भाट। इसका समय क्या है? जो रचनाकार है, जो रचना कौन सी है? विजयपाल रासो। ठीक है, और किसने लिखा है? नल सिंह भाट ने। समय क्या है? 11वीं। और कैसी रचना है ये? वीर गीत है। ठीक है, और कैसी? अनुपलब्ध है, मतलब ये इसके जो है मिली नहीं है। और याद रखना इसमें थोड़ी सी बात तो लिखना है कि विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, चलो ये छोड़ दो, इतनी बात जरूरी है। विजयपाल रासो के बारे में ज़्यादा विशेष बात नहीं, इतना याद रखना कि इसके नल सिंह भाट हैं। ठीक है, रचना का समय क्या है? 11वीं। रचना कैसी है? वीर गीत है। और ये कैसा है भैया? अनुपलब्ध है। कैसा है भैया? अनुपलब्ध है। कौन सा है भैया? कैसा है? अनुपलब्ध है। इंपॉर्टेंट है। अगली रचना है हमारी बीसल देव रासो। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी रचना है भैया? बीसल देव रासो। कौन सी रचना है भैया? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट की जो है जाती है। देखो बीसल देव जो रासो रचना है, आपको पता होना चाहिए लिखा किसने? नरपति नाल ने। किसने लिखा है भैया? नरपति नाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट। समय इसका क्या था? आपको अभी हमने बताया इसका समय क्या था भैया। समय आपको पता नहीं, हम क्या बताए थे? 1212 बताए थे। ठीक है, और याद रखना इसका जो है ये रस, इसका क्या है? श्रृंगार रस। ये किस रस में है भैया? श्रृंगार रस में। इंपॉर्टेंट है। किस रस में है भैया? श्रृंगार रस है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 100 पृष्ठ ही हैं इसमें। कितने पृष्ठ हैं? 100 पन्ने की ये किताब है, मात्र 100 पन्ने की बीसल देव रासो में। ठीक है, खंड कितने हैं इसमें? 4 खंड हैं। इसमें खंड कितने हैं भैया?
4 खंड, ये 4 ही खंड हैं बीसल देवरासो, ठीक है। 100 पृष्ठों का मात्र 4 ही इसमें खंड हैं, याद रखना 4 ही इसमें खंड हैं। दूसरी बात इसमें श्रृंगार रस और वीर भी कहीं कहीं मिलता है, पर अंगिरस इसमें श्रृंगार है, ठीक है। अगली बात जो सबसे पहली बात है कि इसमें सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है। 12 मासा का वर्णन जो इसमें मिलता है नरपति नाल में, ठीक है। सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है। और इसकी अगर हम भाषा बात करें, तो आपको पता होना चाहिए इसकी भाषा क्या है। इसकी भाषा जो है आपको पता होना चाहिए कौन सी है भैया, राजस्थानी है। कैसी भाषा है इसकी भैया, राजस्थानी है। कैसी भाषा है भैया, राजस्थानी। इंपॉर्टेंट है, बीसल देवरासो के बारे में नरपत नाल ने लिखा है। समय क्या है, 1212। आपको कहीं कहीं 12वीं सती भी मिलेगा, तो याद रखना जो ऑप्शन में वो लगा देना। समय क्या है, 1212। रस कौन सा, श्रृंगार। कहीं कहीं वीर भी मिलेगा, ठीक है। और 100 पृष्ठ हैं, कितने खंड में है, 4 खंड हैं। सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किसमें हुआ था, बीसल देवरासो में। भाषा इसकी कैसी है, राजस्थानी है। कैसी भाषा है इसकी भैया, राजस्थानी है। कैसी भैया है भाषा इसकी, राजस्थानी है। अच्छा, एक बात और लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो, ये विरह परक काव्य है। याद रखना ये विरह परक काव्य है। ये विरह परक जो है काव्य है, विरह परक काव्य है, क्योंकि इसमें विरह होता है। जो राजमती जब ये बीसल देव चले जाते हैं उड़ीसा को, तो विरह करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो है विरह परक इसको कहा गया, ठीक है, कहा गया, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी बारे में देखो। नरपति नाल ने लिखा है, समय क्या है, 12 से 12। रस क्या है, श्रृंगार रस। कितने हैं प्रश्न है, 100 प्रश्न हैं। कितने खंड में, 4 खंड में। सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन है। भाषा क्या है, राजस्थानी है। और कैसा काव्य है, विरह परक काव्य है भैया। कैसा काव्य भैया, विरह परक काव्य है। कैसा काव्य भैया, विरह परक काव्य है। अब देखो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। देखो इसमें क्या है भैया कि अजमेर के राजा जो चौहान थे, कथा एक पॉइंट लिख लो कि अजमेर के राजा चौहान बीसल, याद रखना, अजमेर के राजा चौहान बीसल तथा ठीक है, बीसल तथा राजा भोज की पुत्री, राजा भोज की पुत्री, राजा भोज की पुत्री, ठीक है। राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वेरी इंपॉर्टेंट, राजमती के विवाह वियोग और पुनः मिलन, या पुनर्मिलन कह सकते हो, पुनः मिलन की कथा है। याद रखना की कथा है, किसमें, बीसल देवरासो में। अजमेर के राजा कौन थे, बीसल देव। कौन से, वही चौहान बीसल। और जो है राजा भोज की पुत्री का नाम क्या था भैया, राजमती। इनके विवाह वियोग और पुनः मिलन की कथा है। जो बात आती है 4 खंडों की, ये बात थोड़ा याद रखना 4 खंडों के बारे में, ठीक है, कि इसमें 4 खंड कुछ इस प्रकार से हैं। देखो अभी हम थोड़ा अच्छी तरीके से इसको याद कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो इसमें 4 खंडों में बात है ना, ये याद रखना थोड़ा। 4 खंडों में तो जो पहला खंड है, पहले खंड में क्या है, पहले खंड में है, ठीक है। देखो मालवा जो है, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से ठीक है, अच्छा सांभर है, ठीक है। मालवा के भोज परमार जो है, भोज परमार की पुत्री, लिखो थोड़ा आगे, मालवा के भोज परमार, पहले खंड में, परमार की पुत्री, ठीक है, परमार की पुत्री राजमती से, अरे वो तो हमको आपको बता ही दिए, राजमती से, ठीक है, बीसल देव का विवाह, ऐसे लिख सकते हो बस, ठीक है। बीसल देव का विवाह, बीसल देव का विवाह होना, बीसल देव का विवाह होना, ठीक है।
दूसरे खंड में भैया क्या है, देखो मालवा के जो भोज परमार की पुत्री थी कौन, राजमती से बीसल देव का विवाह होना, और दूसरे में क्या है, बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि बीसल देव से, ठीक है, बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना। ठीक है, कहाँ जाना, उड़ीसा जाना। वहाँ 1 साल कम से कम रहते हैं, बस इतने लिख लो कि बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना। ठीक है, कहाँ जाना, उड़ीसा जाना, और वहाँ 1 वर्ष रहते हैं। उसके बाद तीसरे खंड में क्या है, विरह वर्णन है किसका, राजमती का। विरह वर्णन किसका है भैया, विरह वर्णन। और फिर चौथे खंड में क्या है, वापस आ जाते हैं और फिर लेके आते हैं राजमती को। ठीक है, राजमती को चित्तौड़ से वापस लाना, याद रखना क्या है, राजमती को चित्तौड़ से वापस लाना, चित्तौड़ से वापस लाना। ठीक है, वापस लाना, इस बात को थोड़ा याद रखना। विरह वर्णन, ठीक है, और उड़ीसा से लौटना, इसमें क्या है, उड़ीसा से लौटना, वही बात हो गई, थोड़ा उड़ीसा से लौटना। अरे इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होगा, विवाह होगी। जब विवाह, तो आपको लगता है बड़ी अच्छी बात है, क्या हुआ, सबसे पहले विवाह होगा, पति पत्नी में लड़ाई भी तो होगी, आपको पता होना। जब पति पत्नी में लड़ाई होगी तो दूसरे खंड में वो कहाँ चला, पति हमेशा नाराज, टेंशन में आ जाते बेचारा, चला जी कोई बार, चलो हटाओ यहाँ से, हम जा रहे हैं। ठीक है, तो रूठी फिर चले जी हैं, यानी विवाह के बाद कहाँ, उड़ीसा चले गए। और जब उड़ीसा चले जी हैं, फिर पत्नियों को लगता है, जब पति जब तक घर से बाहर जाएंगे नहीं, ठीक है, जब तक घर में रहेंगे तब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं। जब वो घर से बाहर गए, छोड़ के चले गए, किसी प्रकार से चले गए, 1-2 साल नहीं आए, तब पत्नियों को लगता है कि अब नहीं, अब बुलाओ भाई, अब नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब विरह होगा तो फिर वापस भी आएंगे। किसको विरह होगा, वापस भी आएंगे। जब विरह होगा तो जब वापस आएंगे, उसके बाद में क्या होगा, फिर आपस में मिलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। तो इतनी बात याद रखना, सबसे पहले विवाह है, फिर उड़ीसा जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर लास्ट में वापस घर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बवाल लिखने की जरूरत है ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। अगली बात देखते हैं भैया, देखो बीसल देव रासो के बारे में थोड़ा है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी याद रखना। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन, इनके बारे में थोड़ा देखो। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, शुक्ल ने कहा है, इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है। क्यों, ऐसा क्यों कहा है, कहा है कि यह भैया जो काव्य है घटनात्मक काव्य नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये घटनात्मक काव्य नहीं है। ठीक है, तो कैसा है भैया, ये वर्णनात्मक काव्य है। कैसा है भैया, वर्णनात्मक काव्य है। कैसा है भैया, ये वर्णनात्मक है, ऐसे इतना लिख लीजिए, क्योंकि इसमें घटना प्रधान नहीं है, वर्णन प्रधान है। जैसे पहले जाना, फिर आना, ठीक है, विवाह होना, फिर क्या होता है, जब पहले क्या विवाह होना, फिर उड़ीसा जाना, फिर वापस आना, ठीक है, फिर लेके आना वापस। तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसका ये घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है, क्योंकि इसमें वर्णन अच्छा मिलता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात कही है कि इंपॉर्टेंट कथन है रामचंद्र शुक्ल के, यहाँ पे कहा है इन्होंने कि अगर हम भाषा की परीक्षा करके देखते हैं, भाषा की परीक्षा करके, या परीक्षा की दृष्टि से भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। ठीक है, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह, वेरी इंपॉर्टेंट है, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह क्या है, साहित्यिक नहीं, तो वह क्या है, साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। तो वह क्या है भैया, साहित्यिक नहीं,
साहित्यिक नहीं, क्या है, राजस्थानी है। क्या है भैया, राजस्थानी है। कैसे है भैया, राजस्थानी है। इंपॉर्टेंट है। देखो इसी प्रकार से कुछ मिलता जुलता भाषा की दृष्टि से देखते हैं तो यह रचना बिल्कुल बेठिकाने है। ठीक है, तो ये दूसरी रचना के बारे में। पर यहाँ रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं, राजस्थानी है। शायद जो मैं पहले वाला कथन बोला, शायद पृथ्वीराज रासो के बारे में है, शायद। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट है। अगला कथन है, देखो थोड़ा इनके बारे में कि यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। इंपॉर्टेंट कथन है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, कथन कहा है कि यह, क्या कहा है कि यह पुस्तक ना तो वस्तु के रूप में, यह पुस्तक ना तो वस्तु के रूप में, ना तो वस्तु के रूप में, ना तो वस्तु के रूप में, ठीक है, वस्तु के विचार से, रूप में नहीं, सॉरी, विचार से, वस्तु के विचार से, ठीक है, वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से। इंपॉर्टेंट है भैया बात कि और ना भाषा के विचार से, और ना भैया भाषा के विचार से, और ना भैया भाषा के विचार से, और ना भैया भाषा के विचार से अपनी असली और मूल रूप में, ठीक है, विचार से अपनी असली और मूल रूप में, ठीक है, मूल रूप में कही जा सकती है, ठीक है, कही जा सकती है, याद रखना, कही जा सकती है, ठीक है, कही जा सकती है। तो इतनी बात रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक कथन बाद में है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं, राजस्थानी है। यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से ना भाषा के विचार से अपनी असली और मूल रूप में कही जा सकती है। बात किसने कही है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यह घटनात्मक वाला कथन याद रखना कि यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है। पूछा जाता है कि अक्सर कि ये किसके बारे में कहा, किस रचना के बारे में कहा, तो कह देना, तुरंत बोलना कि भैया बीसल देव रासो के बारे में कहा है। और किसने कहा, बोलना हमने नहीं कहा है, कहा तो था रामचंद्र शुक्ल ने। कहने का अधिकार मात्र रामचंद्र शुक्ल को है, और ज़्यादा लोग नहीं इनके बारे में कुछ कह सकते हैं। ठीक है, देखो एक बात और थोड़ा याद रखना, राय बहादुर पंडित हीराशंकर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राय बहादुर गौरी, अब लिख लेना, गौरीशंकर ओझा। ठीक है, राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद, इतना बड़ा नाम रख दिया है। ठीक है, हीराचंद ओझा, पूरा नाम ऐसे लिख लो। ठीक है, हीराचंद ओझा। ठीक है, राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा, क्या कहा है, ये हमीर के समय की रचना माना है। याद रखना, इसको हमीर के समय की रचना माना है। ठीक है, हमीर के समय की रचना माना है। ठीक है, हमीर के समय की रचना माना है किसने, राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने हमीर के समय की रचना माना है। याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो एक पंक्ति आई थी इसमें, वीर और श्रृंगार, देखो पंक्ति है इसमें, याद रखना, 1272, ये वाली पंक्ति, 1272 मझार जेठ बदी नौमी बुधवार, नाल रसायर आरंभ है शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। ये पंक्ति हम आपको पंक्तियों में कराएंगे, परेशान नहीं होने की जरूरत है। ठीक है, तो राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा कि हमीर के समय की रचना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब अगले जो रचनाकार हैं वो बहुत अच्छे रचनाकार हैं। ठीक है, अब देखो रचनाकार, अगर आप बात करोगे, सोचोगे कि अब पृथ्वीराज रासो का समय है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का समय, पर हम आपको पृथ्वीराज रासो, ठीक समझ लो, थोड़ा हम बता देते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे आप लोग थोड़ा बात को समझ लेना। ठीक है, देखो एक बंदा, एक कौन हो गए, चंद बरदाई। ठीक, चंद बरदाई। ठीक,
दूसरे हो गए आदिकाल में कौन, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। और तीसरे कौन हो गए भैया, विद्यापति। कौन हो गए भैया, विद्यापति। अब समझना थोड़ा कि ये तीनों कवि, ठीक है, तीनों कवि आदिकाल में हैं, ये भी आपको अच्छा पता होना चाहिए। और तीसरी बात, यही तीनों कवि आपके यूजीसी नेट में भी लगे हैं, ठीक है, इनको पढ़ना है, इनकी कविताओं को पढ़ना है नेट में, तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण कहने का मतलब ये है, देखो इनके बारे में जो सामान्य बातें मिलेंगी हर बुक में वो तो मिलेंगी ही, बाकी इनके बारे में शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है, आज ही साथ लोड कर दूं या कल लोड करूं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हो गए, बच्चन सिंह, ठीक है, बच्चन सिंह, विश्वनाथ, जिसके बारे में जहाँ से मिलेगा, विश्वनाथ, ठीक है, त्रिपाठी, और कौन हो गए, बच गए, बस इतने लोगों से, विश्वनाथ त्रिपाठी, 4 बुकों से, ठीक है, 4 बुकों से, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, जहाँ से जिसका, इन तीनों लोगों के बारे में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी, हो सकता है एक व्यक्ति पर कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी या 1 घंटे की वीडियो बनेगी, वो पीपीटी के थ्रू बनेगी, ठीक है, वहाँ इस बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा इनको, अमीर खुसरो विद्यापति, तो इसीलिए उनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बाई चांस आज नहीं कभी भी देख रहे हैं, तो लगे कि यहाँ पे इन तीनों को छोड़ा गया, छोड़ा नहीं, इनकी वीडियो आप देखना, अलग प्लेलिस्ट बनी होगी, जितने नेट में रचनाकार लगे हैं, जितने नेट में लगे हुए हैं, जितने रचनाकार हैं, सबको मैं एक एक रचनाकार पे संपूर्ण जानकारी दूंगा, ठीक है, तो इसीलिए अब हम इनको यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके लिए मैं अलग से पढ़ाऊंगा जब ही, तो अलग से उनको मैं, क्योंकि इनके इतने में काम नहीं चलेगा ना, इनके बारे में जितनी थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे देता हूँ हर रचनाकार बारे में, तो इसमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि नेट में विस्तृत पूछता है, जितने नेट में रचनाकार लगे हैं भैया, उनके बारे में तो एकदम घोर के पी जाओ, जहाँ से जो कुछ मैटर मिले, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, क्योंकि मेरा हो गया है, मुझे कोई काम नहीं है, मुझे पढ़ाना है, मैं मैटर खुद ढूंढ के दूंगा, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझे है, ठीक है। चलो अगले देखते जो कवि हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से है भैया, भट्ट केदार, कौन से है भैया, यानी रचना कौन सी है, जयचंद प्रकाश, कौन सी है भैया, जयचंद प्रकाश, इस पेन से लिखें, ब्लैक से इससे रहेगा अच्छा, कौन सी रचना है भैया, जयचंद प्रकाश, कौन सी है, जयचंद प्रकाश, कौन सी रचना भैया, जयचंद प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आपको पता होना चाहिए इनके लेखक कौन हैं, ठीक है, जयचंद प्रकाश का समय क्या था भैया, जयचंद प्रकाश का समय क्या था, आप शायद भूल गए होंगे पर हम नहीं भूले हैं, जयचंद प्रकाश का समय क्या था, 1224 था ना, 1224। रचना लिखा किसने था, आपको पता होना चाहिए किसने लिखा था भैया, भट्ट केदार ने, ये कैसे भूल सकते हो, हम जानते हैं नहीं भूल सकते हो, किसने लिखा था, 1224 में भट्ट केदार ने लिखा था, ये कैसे जो है, और ये कैसा है, वीर गीत है, कैसा है भैया, वीर गीत है, कैसा है भैया, वीर गीत है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा है भैया, वीर गीत है। याद रखना, कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा याद रखना, कन्नौज के जो सम्राट हैं, कन्नौज के सम्राट, कन्नौज के जो सम्राट थे कौन, जयचंद, ठीक है, जयचंद, जयचंद की कथा है, याद रखना, जयचंद की कथा, उनके शौर्य की कथा है, जयचंद की कथा है, ठीक है, कन्नौज के जो सम्राट थे जयचंद की इसमें कथा है, ठीक है, और ये भी रचना कैसी है, अप्राप्य है, ठीक है, यानी नहीं मिली है, अप्राप्य है, ठीक है, कैसी है, अप्राप्य है, कैसी है भैया, अप्राप्य है, ठीक है। ठीक है, चलो बस इतनी जानकारी, ठीक है, इतनी जानकारी, और इसी के पास में वो भी लिखना चाहे तो लिख लेते हैं, क्योंकि सेम जानकारी इनकी जो है, चलो अच्छा अलग से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो जयचंद प्रकाश 1224, भट्ट केदार, वीर गीत है, और कन्नौज के जो राजा थे उनका वर्णन है, उनका इसमें वर्णन है। चलो अच्छी बात है, अगले बारे में देख लेते हैं, जसमयंक जस चंद्रिका, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो उसके बारे में है वही इनके बारे में, क्योंकि दोनों रचना एक ही है, जसमयंक जस चंद्रिका, ठीक है,
जस चंद्रिका। भैया राइटिंग पे मेरे मत जाना, ठीक है, याद रखना। ये जो रचना है आपको पता होना चाहिए लिखी कब गई थी, जस बैंक जस चंद्रिका, आपको पता होना चाहिए लिखी कब गई थी, 1243 में। किसने लिखा था आपको पता होना चाहिए, मधुकर ने लिखा था। किसने लिखा था, मधुकर ने। ये भी कैसा है भैया, वीर गीत है। कैसा है, वीर गीत है। और ये भी, इसमें भी वर्णन जो है कन्नौज का वर्णन है, जो जयचंद का वर्णन है, उन्हीं का वर्णन है। तो सेम उल्लेख इनके बारे में ये भी अप्राप्य है, ठीक है। तो इनके बारे में इतनी ही जानकारी हम रखते हैं। चलो अगली बात देखते हैं, लिख लेना और याद कर लेना। अगली बात देखो, परमाल रासो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भैया। परमाल रासो, परमाल रासो इंपॉर्टेंट है भैया। परमाल रासो वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। आपको पता होना चाहिए कि जो परमाल रासो रचना है, परमाल रासो लिखा किसने था, जगनिक ने लिखा था। किसने लिखा था भैया, जगनिक ने लिखा था। किसने, जगनिक ने लिखा था। दूसरी बात, कब, इसका समय क्या है, 13वीं शताब्दी। क्या है समय इसका, 13वीं शताब्दी। परमाल रासो वैसे 1230 में लिखी गई। अगर आपको कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 13वीं मिल जाए, 13वीं मिल जाए तो वो भी सही है, ठीक है। 1230 समय क्या है, 13वीं शताब्दी। और कैसा है ये, प्रबंध काव्य है। कैसा है भैया, प्रबंध काव्य है। कैसा है भैया, प्रबंध काव्य है। कैसा है भैया, ये प्रबंध काव्य। अच्छी बात है भैया, प्रबंध काव्य है। दूसरी बात है, ठीक है, दूसरी बात, इसमें आला उदल की कथा आप तो जानते, ये इसको आला खंड भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आला खंड वाली है कि इसको आला खंड भी कहते हैं। ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। किस में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। वेरी इंपॉर्टेंट, किस में गाया जाता है भैया, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। किस में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। किस में गाया जाता है भैया, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। इतनी अच्छी जानकारी हमने दी है और इसके बारे में बाद में जानकारी देंगे। पहले इसको देखो, किसने लिखा, परमाल रासो को जगनिक ने। समय क्या है, 1230। कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य है। किस में गाया जाता है भैया, किस ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। वेरी इंपॉर्टेंट है, किस ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। परमाल रासो को ही आलाखंड कहते हैं। 12 बरस ले को कर जिए अरु 13 ले जिए, सियार बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन का धिक्कार। तो ये परमाल रासो की ही पंक्ति है, ठीक है। तो आप सब तो 18 के ऊपर हैं, जीवन धिक्कार है, बेकार है। हम तो खैर, हमारा तो जीवन ही बेकार हो गया, नष्ट। परमाल रासो के अनुसार अगर चाहो तो बेकार है, हम लोग बर्बाद हैं, ठीक है। चलो देखो इसके बारे में, देखो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं हम लोग। देखो सबसे पहली बात, इसमें आल्हा और ऊदल की कथा है। किसकी कथा है भैया, आल्हा और ऊदल की कथा, एक बात। दूसरी बात जो है इसके बारे में कि यूपी में वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। इसका केंद्र क्या है, देखो केंद्र क्या है, यूपी के बैसवाड़ा गांव, ठीक है। कौन सा भैया, कौन सा, बैसवाड़ा गांव, ठीक है। कौन सा भैया, बैसवाड़ा गांव। कैसा है भैया, बैसवाड़ा गांव, ठीक है, बैसवाड़ा, ठीक है। बस ये इतना याद रखना। देखो बहुत साड़ में बात, मगर बोलता मैं बराबर हूँ, तो आप इससे अगर कुछ चीज़ें यहाँ कम लिखता हूँ तो समझ लिया करें, लिख लिया करें अपने आप से, अगर देख रहे हैं तो। आला उदल की कथा का वर्णन है, यूपी के जो बैसवाड़ा इसका केंद्र रहा है। क्या है भैया, केंद्र में लिख ही देता हूँ भैया। कैसा है भैया, बैसवाड़ा का केंद्र है। दूसरी बात इसमें याद रखना कि ये फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में इसे प्रकाशित करवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इतना लिख लीजिए। इसको किसने किसने जो है प्रकाशित करवाया था, तो कौन थे भैया, वो कौन थे, चार्ल्स इलियट थे। वो इलियट नहीं, चार्ल्स इलियट थे। नाम क्या था, चार्ल्स इलियट। समय क्या था, 1865। कौन सा समय था भैया, 1865 में इसे प्रकाशित करवाया था। 1865 में इसे प्रकाशित करवाया था। कहाँ के थे, कहाँ के थे भैया, तो फर्रुखाबाद की, जरूरी नहीं है वो आप लिख लेना, जो है प्रकाशित करवाया था, ठीक है, प्रकाशित करवाया था, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी आला उदल की कथा है, इसमें यूपी बैसवाड़ा का इसका केंद्र रहा है। और चार्ल्स इलियट जो थे फर्रुखाबाद के, जो कौन थे, डीएम थे, ठीक है। कौन थे, डीएम थे उस टाइम के। 1865 में इसे प्रकाशित करवाया था, ठीक है, चार्ल्स इलियट ने। किसने करवाया था, चार्ल्स इलियट ने। किसने करवाया था भैया, चार्ल्स इलियट ने। तो ये रासो साहित्य, देखो रणमल छंद वाक्य मैंने रचना लिखवाई दी है, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। ये जितनी बस रचना के बारे में दिया है उतनी जरूरी लिखना। अच्छा लिखना चाहो तो लिख लो, रणमल छंद किसकी थी, रणमल छंद किसकी थी, श्रीधर की थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। रणमल छंद किसकी थी भैया, रणमल
छंद किसकी थी भैया? आपको पता होना चाहिए रणमल छंद किसकी है? श्रीधर की है। किसकी है भैया? श्रीधर की है। इसमें भैया कुल 70 छंद हैं। कितने छंद हैं में? 70 छंद हैं। और ये भी कैसा है भैया? वीर गीत है। कैसा है भैया? वीर गीत है। बस रणमल छंद श्रीधर की रचना है। छंद कितने हैं? 70 छंद है। कैसा गीत है ये? वीर गीत है। इसमें कितने हैं? वीर गीत है। बाकी हम मीर रासो आपको पढ़ा चुके हैं, वो क्या है? अनुपलब्ध है। उसके आगे लिख लो अनुपलब्ध है, सारंगधर की रचना है। किसकी है भैया? सारंगधर की रचना है। ठीक है, चलो नहीं आप लिखोगे हम ही लिखवा देते हैं भैया, आप नहीं लिखोगे, चलो हम ही लिखवा देते हैं। देखो हमीर रासो, रचना का नाम क्या है भैया? हमीर रासो। क्या नाम है भैया? हमीर रासो। इंपॉर्टेंट है भैया। हमीर रासो जो इसका समय था, यहाँ पे लिख लो, इसका हमीर रासो का समय क्या था भैया? 1454 था? नहीं, 14वीं शताब्दी था। समय क्या था भैया? 14वीं शताब्दी में समय क्या था इसका? लिखा किसने था इसको भैया? सारंगधर ने। किसने लिखा था भैया? सारंगधर ने लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने लिखा था भैया? सारंगधर ने लिखा था। किसने लिखा था भैया? सारंगधर ने लिखा था। और ये क्या है? अनुपलब्ध है। कैसी है भैया? अनुपलब्ध है। कैसी है भैया? लिख लो बस अनुपलब्ध। इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कथन कहा है, वो लिख लो, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचपीडी ने एक कथन कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यही कथन पूछा गया है और एक बार फिर से पूछा जाने की इरादा है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के, याद रखना, 14वीं और 15वीं शताब्दी, ठीक है, यहाँ लिख लो 14वीं 15वीं शताब्दी, 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमानों सामंतों, याद रखना, हिंदुओं मुसलमानों, ठीक है, सामंतों, इंपॉर्टेंट है भैया, सामंतों, ठीक है, सामंतों, शहरों, सेना, ठीक है, शहरों, सेना, ठीक है। अभी आपको लगता होगा जब आप पेपर सॉल्व करोगे तब पता चलेगा। सेना के सिपाहियों, सेना के सिपाहियों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों लड़ाइयों का भैया जीवंत और यथार्थ वर्णन है। जीवंत और यथार्थ वर्णन है भैया, जीवंत और यथार्थ वर्णन है, जीवंत और यथार्थ वर्णन है, इंपॉर्टेंट है, जीवंत और यथार्थ वर्णन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवन और यथार्थ वर्णन है, इंपॉर्टेंट। इतना कथन याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि 14वीं 15वीं शताब्दी हिंदुओं मुसलमानों सामंतों शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन है। किसमें? हमीर रासों में। किसमें भैया? 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 हमीर रासों में। किसमें ही में भैया? हमीर रासों में, ठीक है। किसमें भैया? हमीर रासों में। किसमें है भैया? हमीर रासों में। किसमें है भैया? हमीर रासों में। किसमें है भैया? हमीर रासों में, ठीक है। किसमें भैया? हमीर रासों में। चलो, तो ये हमारे थे कुछ रासो साहित्य, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 10 मिनट बने रहो, ठीक है। लौकिक साहित्य भी खत्म कर लेते हैं, ज़्यादा फिर बचेगा नहीं, ठीक है। लौकिक साहित्य भी खत्म करते हैं। लौकिक साहित्य में सिर्फ रचनाएं लिखवाएंगे, ज़्यादा उनके बारे में पूछता ही नहीं है। 2 मिनट बने रहे, हम थोड़ा इंक डाल लें, क्योंकि इंक नहीं होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हमको नहीं अच्छा लगेगा, हमको नहीं अच्छा लगेगा पढ़ाएंगे कैसे, और जब पढ़ाएंगे नहीं तो आप कहोगे कि क्या कहोगे? कुछ नहीं कहोगे, हमारा कर क्या लोगे आप लोग। ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे मस्ती में बोल देता हूँ, आप लोग वैसा ना लें।
बाकी थोड़ा रिवीजन मार लेते बाहर पीछे से तो अच्छा रहता। रिवीजन मार लेते तो अच्छा रहता पीछे से, हम पे एहसान होता आपका। मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान मानूंगा, जब तक जीऊँगा तब तक एहसान मानूंगा। कृपया करके पीछे थोड़ा रिवीजन मार लेते हैं। चलो चलो थोड़ी सी बात जानकारी लेते हैं लौकिक साहित्य में, ठीक है। तो कुछ रचनाएं हैं, इनके बारे में थोड़ा देख ले तो ज़्यादा बेहतर रहता। देखो एक रचना है ढोला मारू रात दोहा, ठीक है, दोहा इंपॉर्टेंट है भैया। इसका समय क्या है, 11वीं शताब्दी है। समय क्या है भैया, 11वीं शताब्दी। और लिखा किसने था, तो याद रखना कल्लोल, या इनको एक और नाम जाना जाता है कुशल लाभ। क्या नाम जाता है भैया, कुशल लाभ। कौन कौन जानता है भैया, कुशल लाभ। ये ढोला मारूरा दोहा समय क्या है, 11वीं शताब्दी में। लिखा किसने है, कल्लोल और कुशल लाभ ने। वेरी इंपॉर्टेंट। अगली रचना आती है संदेश राशक, वेरी इंपॉर्टेंट। संदेश राशक, रचना का नाम क्या है, संदेश राशक, ठीक है। इसका समय क्या है भैया, तो 11 और 12वीं सदी में। किसने लिखा था भैया, तो अब्दुल रहमान ने लिखा था। किसने किसने लिखा था भैया, अब्दुल रहमान ने। सिर्फ रचना कहा जाने, संदेश राशक रचना किसने, 11 से 12वीं शताब्दी अब्दुल रहमान ने लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बताया था हमने, था आपको पहला धर्मेंद्र राज का भी था। और अगला है बसंत विलास। कौन सा है भैया, बसंत विलास। कौन सा है भैया, बसंत विलास। बसंत विलास जो रचना है, इसका समय क्या है भैया, तो 13वीं है। इसका समय क्या है, 13वीं। इसके रचनाकार देखा जाए तो अज्ञात हैं, अभी तक पता नहीं लगाया गया है, ठीक है। क्या है भैया, पता नहीं लगाया गया है, ठीक है, पता नहीं लगाया गया है, ठीक है। बस इतनी जानकारी लौकिक साहित्य में, इतनी रचनाकार याद रखना। ढोला मारूरा दोहा, कल्लोल कुशल लाभ, ठीक है। आपको नहीं याद होता ऐसे याद कर लो कि ढोल बजाने में आप बहुत कुशल हैं। ढोल बजाने में तो आप बहुत कुशल हैं, हम जानते हैं। ढोल बजाने में आप बहुत कुशल हैं। कुशल मतलब योग्य हैं, अच्छा बजा लेते हैं। ढोल बजाने में आप बहुत कुशल हैं। संदेश, संदेश कौन, संदेश अब्दुल रहमान तो बिल्कुल नहीं भूलना, रहम करो संदेश लाया है, ठीक है। बसंत विलास के रचनाकार क्या हैं, अज्ञात हैं। तो ढोला 11वीं, संदेश 11-12, बसंत विलास 13, ठीक है। बसंत विलास 13, बसंत विलास 13, बसंत विलास 13, बसंत विलास 13, संदेश राशक अब्दुल रहमान, ठीक है। ढोला मऊरह दोहा कुशल लाभ। बसंत विलास कौन थे, बसंत विलास अज्ञात हैं, सॉरी, बसंत विलास का अज्ञात हैं। चलो अब कुछ गद्य साहित्य है, वो भी 2 मिनट के अंतर्गत हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। गद्य साहित्य, गद्य साहित्य देखो ऊपर लिख देते हैं, गद्य साहित्य। गद्य साहित्य इंपॉर्टेंट है भैया, गद्य, गद्य साहित्य, ठीक है। गद्य साहित्य इंपॉर्टेंट है। देखो गद्य साहित्य में सबसे पहले जो रचना आती है आपकी, वो कौन सी आती है, कौन सी रचना आती है भैया आपका, कौन सी रचना आती है, कोले, ठीक है, कोलवे माला कहा, ठीक है। कहीं कहीं कथा मिलती है कहा। समय क्या है इसका, 9वीं सदी में। किसने लिखा था, कोलवे माला कहा भैया किसने लिखा था, इंपॉर्टेंट है, उदयतन सूरी ने लिखा था। किसने लिखा था भैया, उदयतन सूरी ने लिखा था। इसके बारे में बस इतनी जानकारी याद रखना। अगली रचना है कौन सी, राउरवेल, वेरी इंपॉर्टेंट। राउल, कौन सी रचना है भैया, राउलवेल। कौन सी रचना भैया, राउलवेल, वेरी इंपॉर्टेंट है राउलवेल। इसका जो समय है, राउलवेल का समय क्या भैया, राउलवेल का समय क्या है भैया, 10वीं है। कौन सा है भैया, 10वीं शताब्दी में। लिखा किसने का था, आपको पता होना चाहिए, रोड कवि। इनको रोडा कवि भी कहते हैं, तो रोड कवि, ठीक है। राउलवेल ने कौन सी रचना लिखी है, 10वीं रोड कवि। कुछ राउलवेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा राउलवेल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में देखो, सबसे पहली बात तो ये शिलांकित है, ठीक है। शिलांकित मतलब पत्थर पे अंकित है, शिलांकित रचना है। दूसरी बात, शिलांकित है, दूसरी बात क्या है, इसको चंपू काव्य भी कहते हैं। चंपू, ये चंपू काव्य है, यानी गद्य और पद्य मिश्रित है, इसीलिए चंपू सबसे, राउलवेल को चंपू काव्य भी कहा जाता है। दूसरी बात चंपू काव्य हो गई। तीसरी बात क्या हो गई, कि इसमें राउल नामक गायिका का नक्सिक वर्णन है, याद रखना, ठीक है। राउल, राउल नामक जो गायिका है,
राहुल नामक गायिका का नक्सिक वर्णन है। क्या है भैया? नक्सिक वर्णन है। नक से लगा के सिक तक का वर्णन, नक्सिक वर्णन है। राहुल नामक गायिका का नक्सिक वर्णन है, याद रखना, एक नक्सिक वर्णन है। ठीक है। दूसरी बात, एक तीसरी बात लिख लो कि हिंदी में नक्सिक का वर्णन प्रारंभ यही इसी रचना से माना जाता है। हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा आरंभ होती है, याद रखना, यहीं से। हिंदी में नक्सिक, ठीक है, नक्सिक वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है, क्या होता है भैया? आरंभ होता है, नक्सिक वर्णन का आरंभ होता है। बस इतनी बात जानकारी रखो कि कोलोईमाला कहा 9वीं शताब्दी में उदित से सूरी लिखा है, और राहुल वेल किसने लिखा है, समय क्या है? 10वीं से। रचनाकार कौन है? रूढ़ कवि। ठीक है। और रचना कैसी है? ये शिलांकित है और चंपू काव्य है। और राहुल नामक गायिका का नक्सिक वर्णन है। हिंदी में नक्सिक वर्णन का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो राहुल वेल रचना से। कहाँ से? राहुल वेल रचना से। ठीक है। कुछ एक आधी रचना और हैं, उनके बारे में लेके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। और चलो अगली एक रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है भैया, आपको पता होना चाहिए रचना कौन कौन सी है भैया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वेरी इंपॉर्टेंट रचना। देखो इसमें बनारस का वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये बात, कि पूछा जाएगा आपसे कि उक्ति वर्णन में कहाँ का वर्णन है, तो बनारस का वर्णन है। कहाँ का वर्णन है भैया? बनारस का वर्णन है। कहाँ का वर्णन है भैया? बनारस का वर्णन है। दूसरी बात, अगर बनारस का, इसमें याद रखना, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? अत्यंत महत्वपूर्ण रचना माना है। अत्यंत महत्वपूर्ण रचना माना है। ठीक है, माना है, अत्यंत महत्वपूर्ण रचना माना है। किसको? उक्ति व्यक्ति प्रकरण को। ठीक है। इसमें कौशल भाषा को अपभ्रष्ट कहा गया, याद रखना। इसमें जो है, इसमें कौशल भाषा को अपभ्रष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? अपभ्रष्ट कहा गया है। क्या कहा गया भैया? अपभ्रष्ट कहा गया है। ठीक है। इसमें कौशल भाषा को अपभ्रष्ट कहा गया है। दूसरी बात, संस्कृत के समानांतर 12वीं सदी में, छोड़ दो, ये एक व्याकरण शास्त्र है, बस इतनी बात याद रखना। ये क्या है? व्याकरण शास्त्र है। कैसी रचना है भैया? व्याकरण शास्त्र है। कैसी है भैया? ये व्याकरण शास्त्र है। कैसी है भैया? व्याकरण शास्त्र है। कैसी है भैया? व्याकरण शास्त्र। ये उक्त व्यक्ति प्रकरण के बारे में थी। ठीक है, याद रखना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में क्या है? बनारस का वर्णन है। क्या है भैया? बनारस का वर्णन है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा? अत्यंत महत्वपूर्ण रचना माना है। इसमें कौशल भाषा को अपभ्रष्ट भाषा कहा गया है, और इसमें इसको व्याकरण शास्त्र भी कहा जाता है। व्याकरण शास्त्र ये कैसा है भैया? व्याकरण शास्त्र है। ठीक है। चलो बस लास्ट एक रचना बची है भैया, ज़्यादा नहीं बची है, लास्ट रचना बची है। गद्य साहित्य की हमारा आदिकाल संपूर्ण हो जाएगा। आदिकाल एक रचना कौन सी बची है आपकी? आपको पता होना चाहिए कौन सी रचना है। कौन सी है भैया? वर्ण रत्नाकर। कौन सी रचना है भैया? वर्ण रत्नाकर। याद रखना। लिखा किसने था? आपको पता होना चाहिए लिखा किसने था भैया इसको। इसका समय क्या है भैया? 14वीं सदी में। ठीक है। लिखा किसने था? तो ज्योतिश्वर। किसने लिखा था? ज्योतिश्वर ठाकुर ने। किसने लिखा था भैया? ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा था। ठीक है। चलो एक बात हो गई। दूसरी बात, इसमें याद रखना कि हिंदू दरबार और भारतीय जीवन की पद्धति का यथार्थ वर्णन है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है इसमें हिंदू। ठीक है,
हिंदू दरबार, हिंदू दरबार और भारतीय जीवन, याद रखना, हिंदू दरबार और भारतीय जीवन, भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ वर्णन है। पद्धति का भैया क्या है? यथार्थ वर्णन है। क्या है भैया? जो क्या है? यथार्थ वर्णन है। ठीक है, यथार्थ वर्णन है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखना कि मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। याद रखना एक बात कि ये जो है मैथिली हिंदी में रचित शब्दकोश सा प्रतीत होता है। शब्दकोश सा प्रतीत होता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात जो इस रचना के बारे में कि इसका संपादन किसने किया था, ये यहाँ पे लिख लो। इसका संपादन किया था किसने? S.K. चटर्जी ने, सुनीत कुमार चटर्जी ने। किसने किया था भैया? सुनीत कुमार चटर्जी ने। बस इतनी बात, हमारा गद्य साहित्य यानी हमारा आदिकाल पूरा खत्म हो गया। ठीक है, आदिकाल पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो गद्य साहित्य वर्णनात्मक एस के चटर्जी ने संपादन किया था। समय क्या? 14वीं शताब्दी में। रचना क्या है? ज्योतिश्वर ठाकुर। किसने लिखा है? ज्योतिश्वर ठाकुर ने। हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ वर्णन मिलता है। मैथिली हिंदी में रचित शब्दकोश सा प्रतीत होता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया। चलो आज तक अब यहीं रहते हैं। उसके बाद में अगली जो क्लास होगी, अब हम देखो एक बार इसके बाद क्या होगा। इसके बाद में अब हम एक वीडियो और बनाएंगे आपको, जिसमें आदिकाल की संपूर्ण रचनाएं होंगी। क्या होंगी? आदिकाल की संपूर्ण रचनाएं होंगी। किसमें क्या होंगी भैया? आदिकाल की संपूर्ण रचनाएं, मतलब शिव रचना और रचनाकार और उनका समय, बस इतना रहेगा। ठीक है, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। दूसरी एक वीडियो रात काल पे बनेगी, जिसमें अभी तक रामचंद्र, हमने जो बुक आपके सामने में रखता हूँ, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह, इनमें जितनी पंक्तियां दी हुई हैं आदिकाल की, वो पंक्तियां आपके सामने ला के रख दूंगा। कहाँ से पूछोगे भैया, पूछना, हम आपके साथ में आदिकाल से कुछ भी नहीं बचेगा फिर आपका। ठीक है, तो आदिकाल की 1-2 वीडियो और बनेंगे अभी, एक आदिकाल पर संपूर्ण रचनाओं पर और एक आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियों पर। ठीक है, चलो बस आज तक यहीं रहते हैं। और अभी मैं दूसरा वीडियो बनाना है हमको भारतीय काव्य शास्त्र पे। ठीक है, उसमें रहेंगे काव्य लक्षण ट्रिक के साथ। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक यहीं रहते हैं और फिर अगला कल देखते हैं।